हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इन्वर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। आपने सेकेंड फंक्शन के बारे में +1 में पढ़ा है कि सेकेंड फंक्शन क्या होता है, और आज हम इसके इन्वर्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या सेकेंड फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आपने इन्वर्टिबल फंक्शन में पढ़ा था कि इन्वर्टिबल फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जो बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है, वही फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या सेकेंड फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं है। तो आओ शुरू करते हैं। तो सेकेंड फंक्शन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। सेकेंड फंक्शन की जो डोमेन है वो है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 2n+1 वेयर n बिलोंग्स टू z, जहाँ n एक इंटीजर्स है। ये इसकी डोमेन है और इसकी रेंज है r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू सीकेंट x। तो ये सीकेंट फंक्शन है। तो इसकी डोमेन है आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। ऐसे इसकी डोमेन क्यों आई, तो चलो इसके बारे में यहाँ हम बात करेंगे। तो सीकेंट फंक्शन क्या होता है, सीकेंट x किसके बराबर होता है 1/cos x। ये cos x का रेसिप्रोकल होता है। तो cos x, तो यदि x की जो वैल्यू है हमारे पास ±π/2 ±3π/2 ±5π/2, इस तरह के एंगल यदि यहाँ पर हम पुट करते हैं तो cos x किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर। तो सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि ये +-1 इंटू π/2 +-3π/2 +-5π/2, आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ ऑड नंबर आ रहे हैं और साथ में π/2 इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यदि एंगल होगा तो cos x क्या होता है 0 होता है। तो ऑड नंबर को हम इन जनरल कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2n+1। ऑड नंबर को देखो, ये 2n होता है इवन नंबर, ये इवन नंबर होगा। यदि इवन नंबर में हम 1+1 कर दें, 1 ऐड कर दें, तो वो एक ऑड नंबर बन जाता है। तो ऑड नंबर को इन जनरल ऐसे लिखते हैं 2n+1 इंटू π/2। यदि इस तरह का एंगल होगा तो cos x 0 होगा और सीकेंट के x क्या होगा 1/0, मतलब अनडिफाइंड होगा। तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। तो तभी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जो है वो x नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी डोमेन है। अब इसकी रेंज के बारे में बात करेंगे। तो रेंज आपके पास है ये r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to ∞। यदि नंबर लाइन के ऊपर मैं इसको शो करूं तो इस तरह से करूंगा कि जो ये r में से ये ओपन इंटरवल -1 और 1 इसको हम निकाल देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो r होता है -∞ to ∞। तो इसमें से जो नंबर्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 1 उनको हम निकाल देते हैं। तो ये ग्राफ किस तरह का होगा फिर, तो ये ग्राफ 1 से इधर को होगा और -1 से लेफ्ट साइड को होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -∞ to -1 क्लोज्ड इंटरवल, ये यहाँ से यहाँ हो गया। और इसको लिख सकते हैं हम 1 to ∞, ये क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि इसमें 1 इंक्लूड है। तो इसकी जो ये रेंज है इसको हम ये यूनियन, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y सच दैट y इज ए रियल नंबर, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और y इज लेस देन और इक्वल टू माइनस, मतलब लेस देन और इक्वल टू -1। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ये रेंज इसकी इस तरह से क्यों आई, तो हमने देखा कि सीकेंट x क्या होता है 1/cos x। ये होती है रेंज cos x की -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, मतलब इसके बीच में। यदि कोई भी नंबर हम इसके बीच का लेते हैं
और सीकेंट एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जैसे मान लो कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 है विच लाइज बिटवीन 0 and 1, तो 1/1/2 इज इक्वल टू 2। आप देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 1 आ रही है इधर को, मतलब जब भी आप कॉस एक्स की वैल्यू जो -1 और 1 के बीच में लाई करती है यहाँ पुट करेंगे, तो सीकेंट एक्स की वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी। इसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 आएगी या लेस देन -1 आएगी। जैसे सीकेंट एक्स आ गया 2, यदि कॉस एक्स -1/2 लेते हैं जैसे -1 और 0 के बीच में, तो सीकेंट एक्स आ गया -2, मतलब इसकी वैल्यू इधर को आई। तो इसलिए जो है इसकी जो रेंज है वो ये है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो रेंज ऑफ सीकेंट फंक्शन है वो इसकी कोडोमेन के बराबर होती है। यदि ऐसा होता है तो सीकेंट फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू तो है, अब हमें क्या चाहिए, ये 1 इन्वर्टिबल के लिए, तो अब हमें इसको चेक करना पड़ेगा सीकेंट फंक्शन को कि क्या ये 1 है या नहीं है। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सीकेंट फंक्शन। हम ग्राफ से इसको चेक करेंगे सीकेंट फंक्शन के कि क्या ये 1 है या नहीं है। मैंने आपको एक 1 के ऊपर एक वीडियो बनवाया था, आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो वहाँ हमने 1 फंक्शन को हम कितनी तरह से चेक कर सकते हैं, 3 तरह से। एक वो कि कोई दो एलिमेंट x1 x2 डोमेन में से ले लिए और fx1 को fx2 के बराबर पुट कर दिया, और इफ़ वी गेट x1 इज इक्वल टू x2 तो देन सीकेंट फंक्शन इज 1 1। दूसरा था कि हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और कोई लाइन हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस यदि ड्रॉ करते हैं, यदि वो लाइन उस फंक्शन के ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है तो वो फंक्शन जो है वो 1 होता है। यदि मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करे तो वो फंक्शन 1 नहीं होता। दूसरा था कि यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसकी डोमेन में या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन इट्स डोमेन, तो तब वो फंक्शन भी 1 होता है। यदि एक पार्ट में इंक्रीज या डिक्रीज करे, दूसरे पार्ट में डिक्रीज या इंक्रीज करे, तो ऐसा फंक्शन जो है वो 1 नहीं होता है। वहाँ हमने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो यहाँ हम इसको ग्राफिकल मेथड से चेक करेंगे कि क्या ये 1 है या नहीं है। तो चलो ग्राफ ऑफ सीकेंट फंक्शन ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ऑफ सीकेंट ये मैंने यहाँ से एक्स एक्सिस ड्रॉ की, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर है, और ये वाई एक्सिस है। तो इस तरफ हम एक्स एक्सिस की तरफ हम क्या शो करते हैं, डोमेन को, और वाई एक्सिस की तरफ रेंज, इस तरफ हम रेंज को दर्शाते हैं। तो इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो सीकेंट 0 कितना होता है, 0 से शुरू करेंगे। सीकेंट 0 की वैल्यू होती है 1। अब देखो ना, सीकेंट फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 डिग्री यहाँ से शुरू करेंगे तो ये 0 हो गया। तो 0 की वैल्यू मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर राइट साइड को इसकी वैल्यू 1 होती है, लेफ्ट साइड एंगल के लिए -1 होती है। तो 0 पर 1 आ गई तो ये 1, तो ये पॉइंट हो गया 0,1। ठीक है, यदि यहाँ से हम रोटेट करते हैं इधर को तो यहाँ तो अनडिफाइंड हो जाता है। वाई एक्सिस के ऊपर क्या होता है, अनडिफाइंड। क्यों, कॉस π/2 कितना होता है, कॉस π/2 0। तो कॉस π/2 0 होगा तो सीकेंट होगा 1/0, अनडिफाइंड आएगा यहाँ ये। तो यदि हम यहाँ पाई इस तरफ को पाई तक मूव करें तो इसकी वैल्यू -1 होती है। तो यदि पाई की तो कितनी आएगी, -1, मतलब ये पॉइंट आएगा पाई -1। तो इसी तरह से इधर ये अनडिफाइंड है यहाँ 3π/2 के ऊपर। फिर यहाँ से रोटेट इधर को करेंगे तो 2π आएगा। तो 2π के ऊपर इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो 2π की इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये 1 है। तो आपके पास ये आ गया 2π, 1। तो इसी तरह से आप यदि 3π निकालते हैं, 2π 3π की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो ये -1, तो ये पॉइंट आ गया 3π, -1। तो इस तरह से ये तो था। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है इस तरह से, और यदि हम क्लॉकवाइज करेंगे तो एंगल नेगेटिव होगा। तो यहाँ 0 है तो 0 की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ अनडिफाइंड हो गया ये, और ये हो गया आपका -π। -π की वैल्यू कितनी आएगी, -1।
तो माइनस पाई की वैल्यू -1, तो ये हो गया -पाई -1। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करते हो। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, 0 पर 1, पाई/2 पर ये अनडिफाइंड होता है। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा यहाँ से, ये इस लाइन को पाई/2 को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो है पाई/2 के ऊपर अनडिफाइंड है। और -पाई/2 जब यहाँ पहुंचेंगे -पाई/2, इसके ऊपर भी क्या है? अनडिफाइंड। तो यहाँ से भी ये इधर को जाएगा ऐसे, मतलब -पाई/2 और पाई/2 इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि इन एंगल्स के ऊपर ये अनडिफाइंड होता है, वाई एक्सिस के एंगल के ऊपर। जैसे 2 पाई है, यहाँ 1 है इसकी वैल्यू, तो ये 5 पाई/2 और 3 पाई/2 को टच नहीं करेगा। 5 पाई/2 क्या हो गया? ये 3 पाई/2 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया आपका? पहले ये 3 पाई/2 हो गया, फिर यहाँ ये 5 पाई/2 हो गया, फिर 7 पाई/2, इस तरह से। तो इन एंगल्स के ऊपर ये डिफाइन नहीं होता, तो इसका कर्व ऐसे आएगा। जैसे पाई की वैल्यू -1, तो पाई पर -1, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन इन लाइंस को ये टच नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर ये क्या है? अनडिफाइंड है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से इसका ग्राफ है। अब हम इसको चेक करेंगे। ये आप ग्राफ देख रहे हैं कि क्या ये 1 1 है या नहीं है। तो मैंने कोई लाइन यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दी। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ये लाइन है इस सीकेंट फंक्शन के ग्राफ को मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कट कर रही है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। तो इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट कट्स द ग्राफ ऑफ द सीकेंट फंक्शन मोर देन 1 पॉइंट। यदि सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर यदि इंटरसेक्ट करती तब ये 1 1 होना था, लेकिन यहाँ ये मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही, तो दिस इंप्लाइज सीकेंट फंक्शन इज नॉट 1 1। तो हमने क्या देखा कि फ्रॉम एबव वी सी दैट सीकेंट फंक्शन इज ऑन टू तो है, बट नॉट 1 1। लेकिन इन्वर्टिबल के लिए क्या चाहिए? फॉर सीकेंट फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। ये 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ सीकेंट फंक्शन टू एनी ऑफ द इंटरवल्स, ये तो इसमें ये जो है 1 1 हो जाता है। जैसे यदि हम इसके जो फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें, किस में? आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें और इसमें मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट का मतलब बाकी चीज़ें हटा दी। तो इस एरिया में इसका जो ग्राफ है वो किस इस तरह से आएगा। यदि मैं कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो वो इस ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। तो इस एरिया में ये 1 1 है। जैसे इस एरिया में भी यदि इस ग्राफ को लूँ मैं, इस ग्राफ को लूँ मैं, तो इसमें भी क्या है? ये 1 1। इस एरिया को ले लूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें भी कैसा है? ये 1 1 है। यदि इधर को देखें आप, तो इस ग्राफ को और इस ग्राफ को ले लूँ तो इसमें भी 1 1 है और इसमें भी ये 1 1 है। तो मतलब है यदि इसकी डोमेन को, जो ये है डोमेन, इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर दें इस इंटरवल में, तो ये कौन सा इंटरवल हुआ? ये हुआ 0 to पाई। लेकिन 0 to पाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें ये ग्राफ भी आया और ये ग्राफ 0 to पाई। लेकिन 0 to पाई में ये पाई/2 जो है ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पाई/2 नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर अनडिफाइंड होता है। तो मतलब इन इंटरवल्स में हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये 1 1 हो जाता है। कौन कौन से इंटरवल है? जैसे यहाँ से यहाँ तक -2 पाई से -पाई, और इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे -3 पाई/2 को। तो -2 पाई 2 पाई -3 पाई/2 इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीकेंट फंक्शन क्या है? अनडिफाइंड। या फिर यहाँ से -पाई से 0, -पाई से 0 कौन सा ग्राफ आया आपका? ये वाला। लेकिन इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको? -पाई/2, क्योंकि इसके ऊपर ये अनडिफाइंड है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे -पाई to 0 और माइनस इसमें -पाई/2 निकालना पड़ेगा।
और आगे देखो आप 0 से पाई ले सकते हैं, 0 से पाई, और इसमें माइनस करना पड़ेगा आपको पाई बाई 2, मतलब 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2। तो पाई टू 2 पाई, तो इसमें आपको 3 पाई बाई 2 निकालना पड़ेगा। यदि इन इंटरवल्स में हम सीकेंट फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो ये 1 1 हो जाएगा। जैसे मान लो सीकेंट फंक्शन की जो डोमेन थी उसको हमने इस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट कर दिया और कोड मेन वो सेम है। जैसे सीकेंट इसकी डोमेन को इस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट कर दिया और कोड मेन सेम है। इस तरह के जो बहुत सारे सीकेंट फंक्शन हमारे को यहाँ से मिल जाएंगे रिस्ट्रिक्ट करके। ये सारे फंक्शन कैसे हैं, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसलिए ये सारे फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल होंगे। तो देन secant function becomes 1 1 and onto and hence invertible. तो we denote the inverse of secant function by secant inverse और arc secant से भी लिखते हैं इसको। तो we got a branch of the secant inverse functions। हम एक बहुत लंबी चेन जो है एक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं secant inverse फंक्शन की। तो secant inverse क्या होगा, तो इसकी जो डोमेन थी वो कोडोमेन बन जाएगी और जो कोड मेन है वो डोमेन बन जाएगी। तो ये इसकी डोमेन बन जाएगी और जो हमने इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट कर दिया था वो इसकी रेंज बन जाएगी आगे कोड मेन। तो सीकेंट फंक्शन को हम इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं। तो जो ये वाला सीकेंट इनवर्स है कि जिसकी डोमेन आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 है और रेंज है इसकी 0 to पाई और माइनस पाई बाई 2, ये जो है इसको कहते हैं, इस ब्रांच को कहते हैं हम प्रिंसिपल ब्रांच। द ब्रांच ये इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं हम इसको। तो जब भी हम आगे अब सीकेंट इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो हम इस ब्रांच को लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे सीकेंट इनवर्स फंक्शन आएंगे। ठीक है, तो जो ये वाली ब्रांच है जिसकी रेंज 0 to पाई है और माइनस पाई बाई 2 है, तो इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो जब भी हम बात करेंगे सीकेंट इनवर्स की तो हम ये फंक्शन जो है कंसीडर करेंगे, r -1 to 1 ओपन इंटरवल और रेंज इसकी 0 to पाई ये है, डोमेन ये हो गई, रेंज इसकी ये लेंगे हम, तो इसकी बात करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि यदि हम सीकेंट फंक्शन की जो डोमेन है उसको इस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो ये कैसा बन जाता है 1 1 एंड ऑन टू। तो हम इसको एरो डायग्राम से कैसे शो करेंगे, जब हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये इसकी डोमेन है और ये इसकी कोडोमेन है, रेंज है। मान लो ये सीकेंट फंक्शन है इस सेट से इस सेट तक और इसके एलिमेंट को मैंने x से डिनोट किया और इसके y से, x का इमेज y है। तो हम कैसे लिखते हैं फंक्शन में कि x का इमेज अंडर दिस फंक्शन कैसे लिखेंगे, सीकेंट ऑफ x इज इक्वल टू y की x का इमेज y है इस फंक्शन के अंडर और y किसको बिलोंग कर रहा है, इस सेट को। ये कैसा है 1 1 एंड 2 और ये इसलिए ये इन्वर्टिबल भी होगा। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा कि जो ये सीकेंट फंक्शन है आपका इसकी जो कोडोमेन है वो इसकी डोमेन बन जाएगी और इसकी जो डोमेन है वो इसकी कोडोमेन बन जाएगी, रेंज, इस तरह से। तो इसको मैं इस तरह से दर्शा सकता हूँ क्योंकि इस सेट के एलिमेंट को मैंने y से शो किया है, इस सेट के एलिमेंट को मैंने x से शो किया। तो जब इन्वर्स में क्या हो जाएगा कि y का इमेज क्या हो जाएगा x। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सीकेंट इनवर्स y इज इक्वल टू x और वेयर x बिलोंग्स टू ये सेट क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये x किसको बिलोंग करता है, यहाँ y किसको बिलोंग करता है, ये बहुत मैटर करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो हमने क्या देखा कि इफ सीकेंट x y के बराबर है, सीकेंट x y के बराबर है, यदि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जैसे y इसको बिलोंग करता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सीकेंट इन्वर्स y इधर आ जाएगा इज इक्वल टू x, मतलब सीकेंट इनवर्स y इज इक्वल टू x। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और x इस इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। अब करेंगे हम कि रेंज ऑफ जो सीकेंट फंक्शन लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। यदि हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो अपने दिमाग में एक पिक्चर बिठा लेंगे कि इसकी जो रेंज है वो किस किस क्वाड्रेंट में आएगी। तो इसकी जो रेंज है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, मतलब 0 to पाई, 0 to पाई है ना, इसकी रेंज है 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल माइनस
ये पाई बाई 2 एंगल निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सीकेंट फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसको निकाल देंगे तो फर्स्ट और सेकंड में, यहाँ फर्स्ट में यदि थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम इस एंगल को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, और थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये क्वाड्रेंट में हम इसकी रेंज की बात करें तो हम इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ एक दो, तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जैसे सीकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू पाई बाई 3 होता है, कि सीकेंट इनवर्स 2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई बाई 3 क्यों होती है। अब देखो जो सीकेंट इनवर्स 2, तो सीकेंट किस एंगल की वैल्यू 2 होती है, किस एंगल की वैल्यू 2 होती है, वो होती है 60 डिग्री पाई बाई 3 की। तो इसकी वैल्यू पाई बाई 3 आएगी, तो थीटा मतलब पाई बाई 3। अब सीकेंट इनवर्स -2, अच्छा 2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 3, मतलब थीटा पाई बाई 3 है, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि फर्स्ट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में क्या ये नेगेटिव होते हैं, सीकेंट और कॉस, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव साइन और कॉसिकेंट होते हैं, तो माइनस है, तो ये इस क्वाड्रेंट में है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 किस एंगल की वैल्यू है, पाई बाई 3 की, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस पाई बाई 3, तो इसकी वैल्यू 2 पाई बाई 3 आई। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं शॉर्टकट में, शॉर्टकट मेथड है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मान लो लेट सीकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, और ये थीटा इसकी रेंज है, तो थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, और सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, और यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये 2 किस एंगल की वैल्यू होती है सीकेंट में, सीकेंट पाई बाई 3 की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई फिर, पाई बाई 3। यदि हम नेगेटिव वैल्यू की बात करें तो थीटा मान लिया, मान लो इसकी वैल्यू को हमने थीटा मान लिया, और थीटा किसको बिलोंग करेगा, इसकी रेंज को, रेंज इसकी ये है, और सीकेंट थीटा -2 के बराबर हो गया। और सीकेंट थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ये 2 किस एंगल की वैल्यू होती है, सीकेंट पाई बाई 3 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 के स्थान पर मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ से इसको, इस माइनस को हमने हटाना है यहाँ से, तो इसको हम कैसे हटा सकते हैं, तो इसके लिए दो फॉर्मूले हैं, कि माइनस सीकेंट थीटा को यदि आपने ये माइनस नहीं चाहिए तो कैसे करेंगे इसको, सीकेंट इस एंगल को हम सेकंड क्वाड्रेंट में डाल देंगे, मतलब पाई माइनस थीटा, या फिर माइनस सीकेंट थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, सीकेंट पाई प्लस थीटा। अब इन दो में से यहाँ किसको यूज करेंगे, क्योंकि जो सीकेंट फंक्शन की जो रेंज है वो किस में है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये कौन सा पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, पाई प्लस थीटा, तो आगे को आया थर्ड में, तो इसको यूज यहाँ नहीं करेंगे, इस चीज का आपने ध्यान देना है। तो मैं इस माइनस को हटाऊंगा तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस पाई बाई 3, ये हो गया आपका 2 पाई बाई 3, एंड थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। आगे आया ग्राफ ऑफ सीकेंट इनवर्स फंक्शन, कि इसका ग्राफ कैसा होगा सीकेंट इनवर्स फंक्शन का। तो हमने सीकेंट फंक्शन जो ये डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस की तरफ डोमेन ड्रॉ इसको शो करेंगे, और वाई एक्सिस की तरफ हम रेंज को ड्रॉ करेंगे। अब इसका ग्राफ क्या है, तो इसका ग्राफ हमने पीछे डिस्कस कर लिया, तो उसके एक पोर्शन को जो इस इंटरवल में आता है 0 टू पाई, उसको यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये पाई बाई 2 के ऊपर अनडिफाइंड होता है, ये 0 है, ये पाई बाई 2, ये पाई है, ठीक है। तो ये ग्राफ को सीकेंट 0 कितना होता है, 1, तो यहाँ से शुरू होगा इधर को इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन ये पाई बाई 2 वाली लाइन को टच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ अनडिफाइंड होता है। और सीकेंट पाई क्या होता है, -1, तो ये इधर को जाएगा, लेकिन ये पाई बाई 2 वाली लाइन को टच नहीं करेगा। तो ये सीकेंट फंक्शन का ग्राफ है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ, y इज इक्वल टू एक्स, जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है इसके साथ, तो इसके साथ ये ड्रॉ कर दी। तो अब सीकेंट इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज बन जाएगी, मतलब इस तरह से हम यहाँ इसको शो करेंगे, -पाई बाई 2
और ये हो गया माइनस पाई, ठीक है। और जो इसकी रेंज थी यहाँ 1 -1 इस तरह से, तो वो इसकी डोमेन बन जाएगी इधर को, तो इसको यहाँ से शो करेंगे और रेंज को इधर से शो करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि सीकेंट इनवर्स में यदि सीकेंट इनवर्स ये 1 क्या होगा, ये होता है 0 डिग्री, 0 टू पाई में 1 की सीकेंट किस एंगल की वैल्यू होगी, 0, तो x 0 आएगा तो x 0 आएगा। यदि y 1 है तो x 0 ये पॉइंट आएगा। तो पाई बाई 2 के ऊपर ये अनडिफाइंड है, तो 1 से ऐसे जाएगा, इसको टच नहीं करेगा। अब सीकेंट -1 की वैल्यू कितनी आएगी, पाई, -1 की आएगी पाई, तो पाई ये है, -1 की वैल्यू पाई है, तो ये पॉइंट हो गया ये वाला आपका। तो यहाँ से ये ग्राफ नीचे को आएगा इस तरह से, लेकिन पाई बाई 2 वाली लाइन को ये टच नहीं करेगा। मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की है y = x। अब आप दोनों ग्राफ को कंपेयर करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कंपेयर करेंगे, आपको कैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल मिरर इमेज इसका है, इसका बिल्कुल मिरर इमेज। अब मिरर में क्या होता है, जैसे y = x एक मिरर है, ठीक है, जो आपकी लेफ्ट साइड है ये वाली, तो यहाँ इसमें किस में नजर आएगी, ये राइट साइड। चेक कर सकते हैं, जैसे पॉइंट 0 1 है तो ये पॉइंट आपको कैसे नजर आएगा, 1 0 उल्टा नजर आएगा, 1 0। और जो ये ग्राफ है इतनी दूरी पर, ये आपकी राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड में दिखेगा, ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है इतनी दूरी के ऊपर। और ये पॉइंट पाई -1 है, तो ये -1 पाई। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीकेंट इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ है वो जस्ट लाइक मिरर इमेज ऑफ सीकेंट फंक्शन के ग्राफ का है। तो ग्राफ ऑफ सीकेंट इनवर्स फंक्शन इज जस्ट लाइक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ ऑफ सीकेंट फंक्शन। ये था सीकेंट फंक्शन के बारे में। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।